गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCQ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 6 एंड 7। सिक्स्थ और सेवन्थ लेसन के MCQ। लेसन का नाम है उत्पादन फलन तथा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद की धारणा, उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, वो इस प्रकार से है। अर्थशास्त्र में उत्पादन शब्द का अर्थ है ए केवल भौतिक वस्तुओं का उत्पादन, केवल भौतिक वस्तुओं का उत्पादन, बी केवल सेवाओं का उत्पादन, सी वस्तुओं की आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना। उत्पादन का देखो, यहाँ पर उत्पादन का अर्थ है आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना, यानी कि उनके अंदर उपयोगिता को पैदा करना, यानी कि उपयोगिता का निर्माण करना। उत्पादन का मतलब ही यही होता है कि उपयोगिता का निर्माण करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन सी है, क्योंकि उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का निर्माण करना, जबकि उपभोग का अर्थ होता है उपयोगिता को कम करना। उपयोगिता को बढ़ाना या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन है। तो सही ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भूमि की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी भूमि की विशेषता नहीं है? तो चार ऑप्शन हम देख रहे हैं। भूमि प्रकृति का मुफ्त उपहार है, भूमि प्रकृति का मुफ्त उपहार है, भूमि सीमित मात्रा में उपलब्ध है, भूमि गतिशील साधन है। देखो बच्चों, भूमि जो है स्थिर साधन है, गतिशील साधन नहीं है। और भूमि एक अविनाशी साधन है, ये भी ठीक है। सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये भी ठीक है। भूमि प्रकृति का मुफ्त उपहार है, हमें प्रकृति ने दिया है, ये भी ठीक है। तो जो नहीं है वो सी ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन को दोबारा दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी हम देख रहे थे यहाँ पर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से था, वस्तुओं की इनमें से कौन सी भूमि की विशेषता नहीं है? तो हमने देखा कि भूमि की विशेषता कौन सी नहीं है, कि भूमि गतिशील साधन है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। देखो बच्चों, भूमि ठीक है, श्रम ठीक है, पूंजी ठीक है, उद्यम भी ठीक है। ये उद्यम, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आएगा। तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, यानी कि उपरोक्त सभी, यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ई होगा। ये चारों ही उत्पादन के साधन हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ होता है, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ होता है भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों से, भूमि पर खनिज पदार्थों से, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों से जो मनुष्य को उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं, पूंजीगत पदार्थों से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि वो सभी प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि भूमि एक प्रकृति का दिया हुआ साधन है, प्राकृतिक संसाधनों से जो मनुष्य को उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। भूमि के ऊपर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, चाहे वो खनिज पदार्थ, वो सब भूमि है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, श्रम कैसा साधन है? पांचवा जो क्वेश्चन है, श्रम कैसा साधन है? सक्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन, वैकल्पिक साधन या उपरोक्त सभी? तो बच्चों, श्रम जो है वो सक्रिय साधन है, निष्क्रिय नहीं है, वैकल्पिक साधन भी नहीं है और उपरोक्त सभी भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि को उसकी सेवाओं के बदले में जो रिवार्ड प्राप्त होता है उसे कहते हैं, भूमि को उसकी सेवाओं के बदले में जो रिवार्ड प्राप्त होता है उसे कहते हैं लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी।
तो बच्चों भूमि के लिए लगान दिया जाता है। बी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि उद्यमी को लाभ होता है और पूंजी के बदले ब्याज और श्रमिकों को मजदूरी, तो भूमि के लिए लगान। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी की सेवाओं के बदले मिले रिवार्ड को कहते हैं। पूंजी के लिए पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो ए ऑप्शन है लाभ, बी लगान, सी ब्याज, डी मजदूरी। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, क्योंकि पूंजी पर ब्याज, उद्यमी को लाभ, भूमि को लगान और श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आठवां हमारा। आठवां क्वेश्चन क्या है देखेंगे, जो साधन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो सभी आर्थिक साधनों, देखना ध्यान से दोबारा से, जो साधन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सभी आर्थिक साधनों भूमि, श्रम, पूंजी का संयोजन करता है और उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में संगठित करता है, क्या कहलाता है। देखो बच्चों, उत्पादन का वो कौन सा साधन है जो उत्पादन के बाकी साधनों को इकट्ठा करता है, जैसे भूमि का प्रबंध करता है, श्रमिकों को लगाता है, पूंजी लेकर आता है कहीं ना कहीं से, चाहे उधार लेके आए चाहे भाई बैंक से लेकर आए, तो उसका प्रबंध करता है, श्रमिकों को भी ऑर्गेनाइज करता है, भूमि का भी प्रबंध करता है, तो वो कौन सा होता है, वो क्या कहलाता है। तो देखो हम बार बार बताते हैं कि उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। तो वो जो साधन होता है वो उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन देखेंगे, श्रमिक, मालिक, प्रबंधक, उद्यमी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी है, उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। वो क्या करता है, उत्पादन के बाकी साधनों को इकट्ठा करता है और बदले में इसको जो पुरस्कार मिलता है वो लाभ कहलाता है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन हमारे सामने है, उद्यमी को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उनके प्रयासों और जोखिम लेने के बदले मिले रिवार्ड्स को कहते हैं। उद्यमी क्या करता है, जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे प्रयास करता है, कहीं पर भूमि का प्रबंध करता है, श्रमिकों को लेकर आता है, पूंजी उधार लेता है, तो इतने सारे प्रयास करता है और जोखिम भी उठाता है। जोखिम, कहीं नुकसान ना रह जाए बिजनेस के अंदर, तो जोखिम लेने के बदले में उसको जो इनाम मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है, उसको क्या कहते हैं। तो उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ। ए ऑप्शन है लाभ, लाभ, बी लगान, ये भूमि के लिए दिया जाता है, ब्याज मजदूरी पूंजी के लिए होता है और मजदूरी श्रमिकों को मिलती है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में डैश साधनों में परिवर्तन नहीं होता। कौन से साधनों में, देखो अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होता है, तो भौतिक साधन ये नहीं आएगा, शिथिर साधनों में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर क्या आएगा, शिथिर साधन, शिथिर साधनों में परिवर्तन नहीं होता, केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सी परिवर्तनशील ये नहीं है, मानवीय ये भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन आपके सामने है, डैश में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कब होते हैं उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील, तो देखेंगे अल्पकाल में नहीं, अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में, ये बिल्कुल ठीक है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। सी ऑप्शन दोनों ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि उत्पादन दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए दीर्घकाल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां जो क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे बच्चों, एक निश्चित समय तथा दिए गए साधनों द्वारा एक फर्म द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिएगा, फिर दोबारा से इसको हम पढ़ते हैं। एक निश्चित समय में दिए गए साधनों द्वारा, जो भी साधन दिए गए हैं, एक फर्म द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को क्या कहते हैं। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कुल उत्पादन कहलाएगा।
क्योंकि देखो दिए गए साधनों द्वारा एक फर्म द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को तो कुल उत्पादन ही कहेंगे। तो बिल्कुल ठीक है हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है 13वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, परिवर्तनशील साधन द्वारा प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहते हैं। पर जो इनकम है यानी कि उत्पादन है, पर यूनिट प्रोडक्शन को क्या कहेंगे, परिवर्तनशील साधन द्वारा। तो ये अल्पकाल में है, इसको हम क्या कहेंगे। तो 4 ऑप्शन देखते हैं बच्चों। कुल उत्पादन, टीपी नहीं, औसत उत्पादन, देखो प्रत्येक इकाई का उत्पादन है, सीमांत उत्पादन नहीं है, श्रमिक द्वारा उत्पादन ये भी नहीं है। देखिएगा औसत उत्पादन आ जाएगा, क्योंकि देखो टीपी टोटल प्रोडक्शन ओब्लिक क्यू प्रति इकाई उत्पादन है, ये टीपी ओब्लिक क्यू क्या होता है, एपी औसत उत्पादन। ये बिल्कुल ठीक है हमारा बी ऑप्शन, औसत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने के फलस्वरूप, दोबारा से देखेंगे, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चों, जब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, एक अतिरिक्त इकाई, जब अतिरिक्त शब्द कहीं भी आ जाए तो आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए जहाँ मैं बता रही हूँ सीमांत उत्पादन की तरफ। अगर वहाँ लागत की बात आ जाए तो सीमांत लागत की तरफ, अतिरिक्त एडिशनल यूनिट की बात जहाँ भी आ जाए बिल्कुल नोट करें। देखिएगा, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कुल उत्पादन नहीं, बी औसत उत्पादन ये भी नहीं है, सीमांत उत्पादन सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अतिरिक्त शब्द का जो प्रयोग हो जाता है तो ये सोच लेना कि सीमांत उत्पादन ही होगा। डी पूंजीगत उत्पादन ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल हल्का सा लिखा हुआ है यहाँ पर। 15वां जो क्वेश्चन है, टीपी कुल उत्पादन निकालने का सूत्र है। कुल उत्पादन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको बिल्कुल मैं हाईलाइट्स करके दिखाऊंगी तुम्हें। टीपी पहला ए ऑप्शन जो है वो क्या है, अब हम यहाँ पर देखेंगे। ए ऑप्शन सिग्मा एमपी, ए ऑप्शन ये है सिग्मा एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन का जोड़। और बी ऑप्शन है टीपी ऑफ एन, जो बी ऑप्शन है टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। ये तो सीमांत उत्पादन का है, ये कुल उत्पादन का नहीं है, इसलिए ये बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है एपी मल्टीप्लाई एल, ये सी ऑप्शन ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी और ये भी, क्योंकि औसत उत्पादन को अगर इकाइयों से भाग दे दोगे श्रमिकों से तो कुल उत्पादन आ जाएगा, सी भी ठीक है। और डी ऑप्शन है टीपी बाई एल, ये तो एपी होता है तो ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे आंसर 15वां जो क्वेश्चन दोबारा से फिर देखेंगे आप लोग। कुल उत्पादन निकालने का सूत्र, ओनली ए ये नहीं होगा, बोथ ए और सी ये बिल्कुल ठीक है, ए और सी, क्योंकि देखो ए में तो बोला था सिग्मा एमपी और सी में बोला था एपी मल्टीप्लाई एल, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और सी। बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है ओनली सी, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड डी, नहीं ये नहीं है। तो आपकी समझ में आ गया बच्चों कि हमारा सही ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है, आरंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है बढ़ती दर से, घटती दर से, स्थिर दर से उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, बढ़ती दर से बढ़ता है, घटती दर से नहीं बढ़ता, स्थिर दर से भी नहीं बढ़ता, शुरुआत में उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा। देखो बच्चों ये कैसे होता है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा बताएंगे। जब हम डायग्राम बनाते हैं टीपी का तो वो इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल स्पीड से जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा और फिर ऐसे इस प्रकार से। तो आरंभ में जब ये बढ़ती दर से बढ़ा और फिर घटती दर से बढ़ा, तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा, ये यहाँ पर देख रहे हैं
पहले ये बढ़ती दर से स्पीड से बढ़ा, फिर ये घटती दर से बढ़ा। तो आरंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है तो हम क्या कहेंगे इसको कि बढ़ती दर से। ए ऑप्शन इसलिए हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी एंड एमपी वक्र किस आकार के होते हैं? औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट वक्र किस आकार के होते हैं? यू आकार के। नो। उल्टे यू आकार के, ये ठीक है। वी आकार के नहीं, उल्टे वी आकार के, ये भी नहीं। तो उल्टे यू आकार के होते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये हम आपको बनाकर दिखाएंगे तो आप देखेंगे ध्यान से। देखो बच्चों, ये जो है आप यहाँ देखेंगे, ये क्या है? एमपी है और ये है हमारा एपी। ये एपी है और ये क्या है? एमपी। ये एमपी है। तो देखिएगा, ये भी उल्टा यू आकार है और ये भी उल्टा यू आकार है। तो दोनों ही उल्टे यू आकार के हैं, आपने देखा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है 17th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन डैश बढ़ता है। डैश बढ़ता है। देखना बच्चों, यहाँ पर जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन हम यहाँ पर चित्र बनाकर दिखाएंगे, कुल उत्पादन का दिखाएंगे और सीमांत उत्पादन का भी दिखाएंगे। देखो बच्चों, ये टीपी है, कुल उत्पादन है। और जब यहाँ पर जब कुल उत्पादन हाईएस्ट है, अधिकतम है यहाँ पर, तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि इसको हम ZERO, ये जीरो है यहाँ पर, ये सीमांत उत्पादन है। इसको हम बोलेंगे MP। तो ये क्लियर हो गया। तो देखिएगा, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? शून्य होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन बढ़ता है, ये गलत है। बी ऑप्शन घटता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन ठीक है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऋणात्मक होता है? ये भी गलत है। तो बच्चों शून्य होता है, ये देखा हमने, हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन गिरता है तो सीमांत उत्पादन डैश होता है। क्या होता है सीमांत उत्पादन? अभी देख लेते हैं। जब कुल उत्पादन गिरता है तो हम ये फिर भी बनाकर देखेंगे। कुल उत्पादन बच्चों देखेंगे, ये कुल उत्पादन है, ये यहाँ पर गिर रहा है, ये टीपी है। और ये आपने देखा कि हाईएस्ट होने के बाद गिरता है। टीपी क्या होता है? गिरता है। तो सीमांत उत्पादन उस टाइम पे क्या होता है? हमने देखा, ये सीमांत उत्पादन है हमारा MP। ये क्या है? इससे लाइन के बाद, इस हाईएस्ट होने के बाद हम देखेंगे टीपी गिर रहा है तो सीमांत उत्पादन भी गिर रहा है, दोनों ही गिर रहे हैं। तो शून्य होता है, ये गलत है। बढ़ता है, ये भी गलत है। गिरता है और धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक है और गिर रहा है, तो हमारा गिरता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों, धनात्मक नहीं है। अगर जीरो से ऊपर होता तो धनात्मक होता, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो कुल उत्पादन वक्र की स्लोप होती है। राइजिंग बढ़ती हुई, फॉलिंग गिरती हुई, सी कांस्टेंट, डी जीरो शून्य होती है। देखेंगे ध्यान से। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, देखो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, जब ये कुल उत्पादन है टीपी, ये देखेंगे टीपी है और यहाँ पर ये स्लोप, हमने स्लोप देखनी है। स्लोप कैसी है? जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है, हमारे यहाँ पर अधिकतम है, तो जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो कुल उत्पादन टीपी वक्र की स्लोप होती है। क्या होती है स्लोप? ना तो गिर रही होती है, राइजिंग बढ़ती हुई तो यहाँ से होती है, और फॉलिंग गिरती हुई यहाँ पर होती है, कांस्टेंट स्थिर रहती है, शून्य स्लोप जीरो हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन ठीक है हमारा। तो क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है? शून्य हो जाती। सॉरी, डी ऑप्शन ठीक है, सी नहीं आएगा यहाँ पर। मैंने बोला तो शून्य ही था, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं इसको रब भी कर देती हूँ।
तो सही ऑप्शन हमारा डी है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जब कुल उत्पादन बढ़ता है तब एपी एंड एमपी दोनों बढ़ते हैं। एपी एंड एमपी दोनों घटते हैं। एपी एंड एमपी दोनों या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों जब कुल उत्पादन बढ़ता है, यहाँ पर इसी डायग्राम से हम समझाएंगे। देखिएगा ये जो कुल उत्पादन है बढ़ता है, पहले ये बढ़ती दर से बढ़ता है फिर घटती दर से बढ़ता है, लेकिन बढ़ता तो है ना। जब कुल उत्पादन बढ़ता है तब एपी एंड एमपी दोनों बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे, हम एमपी भी बनाएंगे। एमपी, ये यहाँ पर एमपी है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये एमपी है और ये एपी है। ये देखिएगा ये एपी है। तो जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो देखो एपी भी पहले बढ़ता है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है, एमपी भी बढ़ता है। लेकिन जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो एमपी भी गिरता है और सीमांत औसत उत्पादन भी गिरता है, लेकिन ये बढ़ता है। तो देखिएगा एपी एंड एमपी दोनों बढ़ते हैं, एपी एंड एमपी दोनों घटते हैं। एपी एंड एमपी दोनों या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। जब कुल उत्पादन बढ़ता है तब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन देखना, जब कुल उत्पादन बढ़ता है, ये तो यहाँ तक बढ़ता है, तो औसत उत्पादन एपी एंड एमपी दोनों बढ़ते हैं और दोनों ही घटते हैं। देखो यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं, पहले तो दोनों बढ़ते हैं फिर दोनों घटते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आएंगी, या नहीं आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा लिखने में हो गया, एपी एंड एमपी दोनों बढ़ते भी हैं और दोनों घटते भी हैं जब कुल उत्पादन बढ़ता है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपने करना है, मतलब दोनों बढ़ते भी हैं और दोनों घटते भी हैं। डी ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन बराबर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन बराबर होता है कुल उत्पादन के इकाई के औसत उत्पादन के शून्य। देखो बच्चों ये भी हम डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने ये कहा है, ध्यान से आप देखेंगे, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, तो यहाँ पर पहले हम तीनों बनाऊंगी मैं, टीपी ये आप बनाना सीख लें, और ये हो गया हमारा एमपी और ये है एपी। ये देखेंगे, ये देखना, तो एपी यहाँ पर हाईएस्ट है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये एपी यहाँ पर हाईएस्ट है और इसके बाद ये गिरेगा। जहाँ पर एपी हाईएस्ट है वहाँ पर ये सीमांत उत्पादन के बराबर है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम दोबारा से। क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, जब औसत उत्पादन अधिकतम है, यहाँ पर अधिकतम है, तो सीमांत उत्पादन बराबर होता है। सीमांत उत्पादन किसके बराबर होता है, एपी के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कुल उत्पादन के तो बराबर होगा नहीं, ना ही इकाई के, तो औसत उत्पादन यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत वक्र औसत वक्र को काटता है, ऊपर से नीचे से उपरोक्त दोनों से इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखना। एमपी मार्जिनल जो प्रोडक्ट कर्व है वो औसत उत्पादन वक्र को कहाँ से काटता है, तो ये आप देख लेंगे एक बार चित्र में। यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा ये सीमांत उत्पादन है, ये ऊपर से आई और इसको काट रहा है, एपी को काट रहा है, तो ऊपर से काट रहा है ना कि नीचे से। तो हम अपना क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ऊपर से, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नीचे से नहीं काटेगा, दोनों नहीं, ये भी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऊपर से काट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन बढ़ते हैं तब औसत उत्पादन वक्र क्या होता है। ध्यान से देखना, जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ते हैं तब औसत उत्पादन वक्र डैश आपने बताना है। सीमांत उत्पादन वक्र के नीचे होता है, सीमांत उत्पादन वक्र के ऊपर होता है, और यहाँ पर हम सी ऑप्शन देखेंगे, सीमांत उत्पादन वक्र के बराबर होता है उपरोक्त सभी। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हम डायग्राम देखते हैं,
पीछे चल के ही देख बनाएंगे। उसके सामने क्वेश्चन के सामने देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या था। जब औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद वक्र दोनों ही बढ़ते हैं तब औसत उत्पादन वक्र कहाँ होती है। तो देखना हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा, ये सीमांत उत्पादन है और ये औसत उत्पादन वक्र है। तो देखो बच्चों, ये दोनों यहाँ तक बढ़ रहे हैं। औसत उत्पादन बढ़ा, ये देखो ये यहाँ हाईएस्ट होता है, ये औसत उत्पादन बढ़ रहा है और ये सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, औसत उत्पादन बढ़ रहा है, तो औसत उत्पादन वक्र जो है ना AP, ये इसके नीचे है जब बढ़ रहे हैं, और जब ये घट रहे हैं तो ये ऊपर होती है। तो बढ़ते टाइम तो ये नीचे है। देखिएगा सीमांत उत्पादन वक्र के नीचे होता है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन वक्र बढ़ते हैं तब औसत उत्पादन वक्र सीमांत उत्पादन वक्र के ऊपर होता है, ये नहीं आएगा, सीमांत उत्पादन वक्र के नीचे होता है। ये बढ़ रहे हैं, देखो भाई ये नीचे है, तो ए ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीमांत उत्पादन वक्र ऊपर है और ऊपर से काटेगा तो ये ऊपर होता है, मतलब सीमांत उत्पादन वक्र के नीचे होता है। कौन सा, AP का रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीमांत उत्पादन वक्र के ऊपर होता है, ये गलत लिखा गया है, ये गलती से मिस्टेक हो गई बच्चों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पीछे तुम्हें दिखाया था डायग्राम में, हम ऊपर वाले भी डायग्राम आपको दिखा सकते हैं। आप देखेंगे, ये देखिएगा क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखे होंगे पीछे वाले क्वेश्चन भी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिखाए थे कि इस तरह के डायग्राम के। ये देखो, जब ये बढ़ता है तो क्या है कि जो सीमांत उत्पादन वक्र ऊपर होती है और AP नीचे होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आप आगे देखेंगे। हाँ, 25वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, औसत उत्पाद AP तब तक बढ़ता है जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। औसत उत्पादन तब तक बढ़ता है जब तक MP 0, MP इक्वल टू AP, MP लेस देन AP, MP ग्रेटर देन AP, MP लेस देन AP। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, औसत उत्पादन AP तब तक बढ़ता है जब तक। देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, हम पहले क्या करेंगे, औसत उत्पादन वक्र बनाएंगे और यहाँ पर आप डायग्राम ही बताएगा आपको क्या करना है। देखिएगा AP, सॉरी, यहाँ पर आप एक बार रबड़ ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कर देते हैं, गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, जैसे हम स्पीड से चलते हैं तो ये है MP, सॉरी ये TP है, और ये है हमारा MP, और ये AP है। हम इस हिसाब से इसको बनाएंगे, ये हमारा AP है और ये क्या है, MP है, ये MP है। अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने देखा, औसत उत्पादन तब तक बढ़ता है जब तक, ये देखिएगा हमारा जो AP है बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ेगा, हाईएस्ट होता है यहाँ पर, जब तक MP 0, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। MP इक्वल टू AP, MP और AP जब तक बराबर नहीं हो जाते, क्योंकि ये देखिएगा MP ये इसके पास बराबर हो जाता है, और MP लेस देन AP, MP लेस देन AP ये भी गलत है। MP ग्रेटर देन, ये इससे ऊपर है, फिर ये गिरता तो तब भी ये बढ़ता रहता है। तो मेरे हिसाब से ये B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, MP इक्वल टू AP, क्योंकि ये यहाँ हाईएस्ट होता है। देखो बच्चों, इसके बाद ये गिरेगा, कभी भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा जब MP के बराबर हो जाता है, MP कम हो जाता है और AP घटना शुरू हो जाता है।
तो ये इक्वल वाला ठीक है। 25वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये यहाँ गलत हो गया था। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। सीमांत उत्पादन हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। ये बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, ये भी डायग्राम बताएगा आपको। जो सीमांत उत्पादन है, यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ जीरो है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो आपने देखा ये तीनों हो सकता है। जो सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां जो क्वेश्चन है, टीपी निम्नलिखित में से किसके नीचे के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखेंगे, टीपी निम्नलिखित में से किसके नीचे के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों एपी नहीं, ये गलत है, एमपी, क्योंकि एमपी का जो जोड़ होता है ना वही टीपी होता है। टीपी निम्नलिखित में से किसी के नीचे के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तो वो आएगा एमपी। क्लियर हो गया। ए आर और एम आर ये नहीं आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच पाए जाने वाले तकनीकी संबंध को इनपुट एंड आउटपुट। देखो, टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। उत्पादकता, उत्पादन या उत्पादन फलन या उत्पादन कार्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी है। देखिएगा, भौतिक आगत और भौतिक निर्गत। देखो बच्चों, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के। देखो, ये तो है आगत और ये है निर्गत। इनके बीच में जो तकनीकी संबंध है, टेक्निकल रिलेशन है, उसको क्या कहेंगे, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सीमांत उत्पाद निकालने का सूत्र। यहाँ पर आप देखेंगे टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ, तीसरा ऑप्शन है बोथ, एक और दो। नन ऑफ दीज ये नहीं है। तो हमारा यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ओनली वन नहीं, ओनली टू ये भी नहीं, बोथ वन एंड टू, ये मेरे हिसाब से बोथ वाला ठीक है। आगे हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो बच्चों बोथ वाला बिल्कुल ओके मिला हमारा, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, यानी कि 30वां जो प्रश्न है हमारा, औसत उत्पाद निकालने का सूत्र क्या है। टीपी बाई एल बिल्कुल ठीक है, एनपी बाई एल गलत है, टीपी प्लस एल ये भी गलत है, टीपी मल्टीप्लाई एल ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टीपी टोटल प्रोडक्शंस को अगर इकाइयों से भाग दोगे तो एपी आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, 31st क्वेश्चन, परिवर्ती अनुपात प्रकार उत्पादन फलन है। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन, परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना संभव। उत्पादन के स्तर में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन। देखो बच्चों, परिवर्ती अनुपात प्रकार, पहली बात तो ये अल्पकाल में लागू होता है और ये उत्पादन के घटते बढ़ते अनुपात का नाम है। तो यहाँ पर हमने देखेंगे ये तो है नहीं, सी ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैमाना आ गया, वो तो दीर्घकाल में होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है। ये कारकों का अनुपात बदल जाता है। जैसे मान लीजिए एक भूमि है और एक श्रमिक है, इसके बाद एक भूमि है, दो श्रमिक हैं, तो अनुपात बदल गया। पहले अनुपात 1:1 था, अब 1:2, और फिर एक भूमि और 3 श्रमिक, ये भी अनुपात बदल गया, यानी कि अनुपात में परिवर्तन हो गया। और बी ऑप्शन है, परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना संभव। केवल परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके, जैसे श्रमिकों में वृद्धि कर दी तो उत्पादन बढ़ सकता है। तो दोनों ही ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने का कारण है। कारकों में विभिन्नता होना, कारकों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, उत्पादन कारकों का घट जाना, कारकों का विशिष्टीकरण। तो यहाँ पर विभिन्नता होना, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये देखना,
कारकों में विभिन्नता होना, ये बिल्कुल ठीक है, ये नहीं आएंगे बाकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल तब प्राप्त होते हैं जब सभी कारकों में एक निश्चित प्रतिशत में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में, देखिएगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यहाँ बढ़ते प्रतिफल है, जब सभी कारकों में एक निश्चित प्रतिशत में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। प्रतिशत वृद्धि बराबर होती है, अनुपात से कम वृद्धि होती, कोई वृद्धि नहीं होती, अधिक होगी इसमें। देखो जितने कारकों के समान अनुपात में वृद्धि की गई है और उत्पादन में उससे ज़्यादा वृद्धि होगी तो बढ़ते आएंगे, बराबर होगी तो समान अनुपात में पैमाने के समान प्रतिफल आएंगे, और कम होगी तो घटते प्रतिफल आएंगे पैमाने के। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारी बचतें हैं? भारी बचतें तो हमने बताई थी 3 भारी बचतें हैं बच्चों, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण और सूचना संबंधी। ये 3 आपने याद करनी है, टिप्स पे करनी है, केंद्रीयकरण की, विकेंद्रीयकरण की और सूचना संबंधी। अब हम अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, भारी बचतें कौन सी हैं? तकनीकी बचतें नहीं, प्रबंधकीय बचतें नहीं, ये सब आंतरिक बचतें हैं। जोखिम संबंधी बचतें ये भी आंतरिक बचतें हैं, और सूचना संबंधी बचतें हमें मिल गया ना हमारा ऑप्शन, क्योंकि हमने बोला था केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण और सूचना संबंधी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते प्रतिफल की अवस्था में, घटते प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, ढह आएगा यहाँ पर, बढ़ता है, इसी तरह से आएगा। कुल उत्पादन बढ़ते दर से बढ़ता है, सीमांत उत्पादन घटता है, सीमांत उत्पादन घटता है। ए और सी दोनों, यहाँ पर ए और सी दोनों आएगा, क्योंकि देखो इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखा देंगे कैसे, ये आप देखेंगे घटते प्रतिफल की अवस्था में, ये टीपी है, और कुल उत्पादन घटती दर से, देखो यहाँ तक तो बढ़ती दर से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मोड़ बिंदु है, यहाँ तक तो बढ़ती दर से बढ़ता है, और इसके बाद घटती दर से बढ़ता है। तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता जब घटते प्रतिफल होते हैं, और सीमांत उत्पादन घटता है, देखो यहाँ तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है और फिर उसके बाद घट जाता है। ये तो घट रहा है और ये घटती दर से बढ़ रहा है, तो दोनों हो गए ना, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारे सामने 36 क्वेश्चन है, कुल उत्पादन वक्र पर अधिकतम सीमांत उत्पादन प्रकट करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? कुल उत्पादन वक्र पर अधिकतम सीमांत उत्पादन प्रकट करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखो बच्चों, न्यूनतम लागत संयोग, उत्पादन का संतुलन, स्फीति का बिंदु, नति प्रवर्तक बिंदु। देखो बच्चों ये क्या होता है, इसको हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कुल उत्पादन वक्र, ये हमने दिखाई टीपी कि कुल उत्पादन वक्र है, और ये सीमांत उत्पादन है एमपी। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कुल उत्पादन वक्र पर अधिकतम सीमांत उत्पादन, देखो बच्चों ये सीमांत उत्पादन स्पीड से जाता है और उसके बाद ये ऐसे गिरता है, तो इसके सामने जो है, इसके सामने यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पर ये हाईएस्ट है, ये सीमांत उत्पादन यहाँ तक हाईएस्ट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसको नति प्रवर्तक बिंदु भी कहते हैं, एफ मोड़ बिंदु भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उत्पादन अधिकतम है इसके नीचे, और कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है और उसके बाद घटती दर से, तो ये जो मोड़ बिंदु है इसको बोलते हैं नति प्रवर्तक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की किफ़ायत तो लागतों का अर्थ है, पैमाने की किफ़ायत तो लागतों का अर्थ है, उत्पादन की इकाई लागत में कमी। देखिए पैमाने की किफ़ायत तो लागतों का अर्थ है, किफ़ायत में लागतों का अर्थ है। देखो पैमाने की किफ़ायत का मतलब अभी लागत कम हो जाना, किफ़ायत हानि नहीं है, किफ़ायत की बात कर रहा है। लागतों का अर्थ है उत्पादन की इकाई लागत में कमी, बिल्कुल जब कमी होगी लागत में तभी तो किफ़ायत होगी, फ़ायदा होगा, बचतें होंगी। उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि ये नहीं होगा,
वितरण की लागत में कोई परिवर्तन, ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से हमने देखना है, इस सारणी को, ये बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित सारणी का प्रयोग करते हुए 38 से 40 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो 38, 39 और 40, यानी कि 3 क्वेश्चन का उत्तर हमने देना है। यहाँ पर 38 क्वेश्चन कौन सा है हमारा, आप देखेंगे, जब श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन कितना है। देखो बच्चों, श्रम की देखो पहले 0 इकाई का उत्पादन किया, तो यहाँ क्या होता है कि सीमांत उत्पादन क्या होता है कि कुल उत्पादन में से पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं तो सीमांत उत्पादन आ जाता है, तो ये ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसमें कुल उत्पादन में हम 240 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 540। अब क्वेश्चन है, जब श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन कितना होगा, तो 540 होगा। ऑप्शन हम अभी देखते हैं, 160 नहीं, बी 200 ये भी नहीं, सी 360 ये भी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है 540। ये क्लियर हो गया हमें, तो ये बिल्कुल ठीक था दूसरी इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 2 इकाइयों पर औसत उत्पादन कितना है। तो देखो बच्चों, औसत उत्पादन निकालना हमने, पहली 2 इकाइयों पर औसत उत्पादन कितना है, तो 540 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 540 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270। अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं। 39 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा 540 को दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 270 ऑप्शन ढूंढते हैं। ए ऑप्शन 250 नहीं, 260 ये भी नहीं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है 270, ये आप देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन कितना है। श्रम की तीसरी इकाई पर, तो बच्चों जो श्रम की तीसरी इकाई, हमें फिर वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन, वहाँ पर हम देखेंगे श्रम की जो तीसरी इकाई है उस पर सीमांत उत्पादन कितना है, ये वहाँ पर डायग्राम में क्वेश्चन में जाएंगे हम देखेंगे। श्रम की देखो 0 इकाई, पहली, दूसरी और तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन इनको चाहिए। तो बच्चों सीमांत उत्पादन कितना है, तो देखो 720 में से 540, हमने बोला है कुल उत्पादन में से सीमांत उत्पादन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, TP ऑफ n माइनस TP ऑफ n माइनस 1। तो TP ऑफ n है 720, 720 में से हम 540 घटाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 720 और 540 माइनस कर देंगे, तो 0, 12 में से 4 गए 8, 6 में 5 गए 1, 6 में से 5 गए, तो बच्चों 180 है। हम ऑप्शन ढूंढते हैं अपना, श्रम की तीसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन, यहाँ पर ए ऑप्शन 160 है, ये नहीं है, बी 180 बिल्कुल ठीक है हमारा, ये रहा ऑप्शन, सी 120 ये भी गलत है, डी 200 ये भी गलत है, तो ये देखोगे बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा 6th और 7th लेसन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो 6ठा और 7वां जो लेसन है उसके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कराए, और ये टोटल 40 क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ धन्यवाद।